आप सभी का अनीश कुमार तिवारी फिजिक्स क्लासेज में स्वागत अभिनंदन है। मैं अनीश कुमार तिवारी आप सभी के फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियोज बना रहा हूँ। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसा है, क्या क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन का ही एक दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। दोनों रे ऑप्टिक्स में ही आते हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, दोनों ही टॉपिक रे ऑप्टिक्स टॉपिक के ही हैं। अब रे ऑप्टिक्स में एक पार्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक्स जरूर करें, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आए वो इजीली मिल पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए ग्लास स्लैब लिया है हम लोगों ने। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, ग्लास स्लैब लिया हुआ है। ग्लास स्लैब का आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ABCD एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे होगा। ये जो लाइन आ रही है, ये जो रे आ रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जब भी कोई रे, रिफ्लेक्शन में होता क्या है, रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा अंतर है। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइन होती है, रे होती है, वो एक ही प्लेन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना जाकर के, एक ही प्लेन पे ना जाकर के ये क्या करिए, अपना मीडियम चेंज करिए, ग्लास स्लैब के अंदर इंटर कर जाती है। जो इंसिडेंट रे होती है वो ग्लास स्लैब पे जब पड़ती है तो क्या करती है, रे अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ग्लास स्लैब के अंदर इंटर कर जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड लिख गया यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड होता है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रे लाइट आ कहां से रही है, एयर से आ रही है। आ कहां से रही है, एयर में है। इंसिडेंट रे जो है वो एयर में है। ग्लास स्लैब मतलब ये क्या हो गया, ये ग्लास हो गया। एयर से ग्लास के अंदर लाइट आ गई, एयर से ग्लास के अंदर, ये आपको समझना है। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या हुई, रिफ्रैक्ट होके कहां आ गई, ग्लास स्लैब के अंदर आ गई। अब देखिए ग्लास स्लैब के अंदर तो आ गई, मींस मीडियम उसने चेंज कर दिया, एयर से ग्लास के अंदर आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही लाइट बाहर की तरफ फिर रिफ्लेक्ट हो रही है बाहर की तरफ फिर से। तो इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट, मतलब जो लाइट निकली बाहर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। और ये लाइट है क्या, इमर्जेंट लाइट। अब देखिए ग्लास से फिर बाहर निकली, कहां आ गई, फिर से एयर में आ गई। ये आपको याद रखना है, ग्लास से फिर बाहर निकली और कहां आ गई, एयर में आ गई। ये रिफ्रैक्शन को समझने के लिए टेबल बनाया गया, या एक डायग्राम से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब यहाँ पे हम क्या क्या समझ रहे हैं, ये डायग्राम पूरा कंप्लीट है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ पा रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक मीडियम से लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरे मीडियम से फिर से रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है, वो पहले मीडियम में जा रही है, जिसे हम लोग इमर्जेंट भी बोलते हैं। या इमर्ज हो रही है कहां, पहले मीडियम में। पहला मीडियम यहाँ पे क्या था, एयर, और यहाँ पे भी मीडियम क्या है, एयर। बीच में कौन सा मीडियम है, ग्लास। मतलब क्या हो गया, ये एक इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, कहा, ग्लास के अंदर। जब मीडियम चेंज किया उसने, ये आपको टॉपिक याद रखना है, जब भी मीडियम चेंज होगा तो जो इंसिडेंट रे है वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहां बेंड हो जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये देखिए ये नॉर्मल है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब देखिए जब इमर्जेंट आएगी, फिर से सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जा रही है। ये आपको याद रखना है। इन टॉपिक से हमेशा एक MCQ अवश्य आएगा, या आता ही आता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे
जब भी रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एयर से अब ग्लास के अंदर आ गई। फिर जब रिफ्लेक्टेड रे इमर्जेंट रे के रूप में बाहर निकलेगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि वो सेकंड मीडियम से फिर से एयर वाले मीडियम में चली गई, मींस पहले वाले मीडियम में चली गई। तो ये आपको याद रखना है, ये टॉपिक समझने के लिए था। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल हो जाएगा एंगल ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने 2 नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन में भी 2 नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने 2 नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से उसी ढंग से रिफ्लेक्शन में भी 2 नियम होंगे। कौन कौन से नियम है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये 2 नियम पढ़ने नहीं तो कौन कौन से होगा? एक होगा आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों चीजें ऑल 3 लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब ये एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे हैं तीनों चीजें, कहीं बाहर नहीं जा रही हैं, एक ही प्लेन पे हैं तीनों चीजें, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा नियम होता है स्नेल लॉ, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला नियम तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और इमर्जेंट रे का है, वो हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वो उसका पहला नियम और ये पहला नियम दोनों ही सेम है। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन टॉपिक पे पहला नियम पढ़ रखा है, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ भी है, रिफ्रैक्शन टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये स्नेल्स लॉ। होता क्या है स्नेल्स लॉ? आखिर स्नेल्स लॉ है क्या? स्नेल्स लॉ का मतलब है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, जो साइंटिस्ट है स्नेल्स, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा? रेशियो ऑफ, उन्होंने क्या कहा, जो स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा रेशियो ऑफ साइन, किसका रेशियो? साइन आई। साइन आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। साइन आई का मतलब क्या हो गया? साइन आपको पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से निकला है साइन। आई का मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? आई है, मींस इंसिडेंट एंगल की बात हो रही है। तो साइन आई, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। अब यहां पे देखिए आर का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। आर का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इन दोनों का जो रेशियो है, तो कहना क्या चाह रहा है आखिर? अब आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा? ऑलवेज बी कांस्टेंट, ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये याद रखिए आप, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये आपकी थ्योरम भी है, स्नेल्स लॉ भी है। आप इसको जैसा भी समझना चाहे आप समझ सकते हैं। ये बोल दीजिए ये स्नेल्स लॉ है, या ये बोल दीजिए स्नेल्स की कोई थ्योरम है। इसका मतलब क्या हो गया? साइन आई होल अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपको समझ के रखना है स्नेल्स लॉ के बारे में। अब देखिए स्नेल्स लॉ, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने लिखी है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए। अभी तो हम लोगों ने इसको डायरेक्टली पढ़ा स्नेल्स लॉ क्या होता है। अब इसी स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो स्नेल्स ने बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब इसको कांस्टेंट की तरह जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको कांस्टेंट से ना करके किससे कर दिया जाए? म्यू से अगर कर दिया जाए, कांस्टेंट से जो हो रहा है रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, इस कांस्टेंट की जगह पे हम लोग क्या कर दें? म्यू से रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो क्या होगा? तो म्यू से रिप्रेजेंट करें साइन आई होल अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू
म्यू। किसके बराबर कर दिया हम लोगों ने? म्यू के बराबर कर दिया। अब ये म्यू क्या है यहाँ पे म्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए म्यू से क्यों किया जा रहा है, आप बात समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जा रहा है और म्यू बोला जा रहा है, मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया रेशियो की बात हो रही है। अब देखिए हम लोगों ने बात किया था कि जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव से बात आ रही है, जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। मतलब दो मीडियम हो गए तो दोनों मीडियम का क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। तो दोनों मीडियम का जो रेशियो निकल रहा है, तो किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रहा है, इसके हिसाब से हम ये रेशियो निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। किस मीडियम के हिसाब, मतलब किस मीडियम से किस मीडियम पे लाइट ट्रेवल कर रही है, हम इसके हिसाब से क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिस मीडियम से जिस मीडियम पे जा रहे हैं हम उस मीडियम के बारे में लिख सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि वाटर से एयर की तरफ जा रही है, वाटर से एयर की बात करेंगे तो कैसा लिखेंगे हम लोग? W से A, वाटर से एयर, ऐसा लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेस है एक प्रकार का, अगर हम बात करें कि ये बेस टॉपिक है जो आपको याद रखना है और ये हमेशा काम आएगा। ये जो स्नेल्स लॉ का टॉपिक है ये हमेशा काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। हम बात करते हैं अगर आप क्लास 10th में है तो 10th में भी काम आएगा। हम बात करते हैं अगर आप क्लास 12th में है तो 12th में भी काम आएगा। हम अगर बात करें कि ये क्लास 12th के बाद भी काम आएगा तो ये भी सही है कि ये क्लास 12th के बाद भी काम आएगा। आप बीएससी करें, आप एमएससी करें, आप इंजीनियरिंग करें, इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं कि आखिर ये जो स्नेल्स लॉ है इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से निकालते हैं, या हम ऐसा बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के जो तरीके हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को निकालना है, अगर कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे निकालें, क्या प्रोसेस होगी। तो आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग, लिखना हो तो। अगर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। आपको तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? स्पीड ऑफ लाइट का। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एंड वाटर। क्या बोल रहा है? इन डायमंड एंड वाटर, मतलब समझ में आ रहा है आपको? डायमंड और वाटर का निकालना है हमें ये पता है कि डायमंड का हम नहीं जानते कुछ भी डायमंड के बारे में, कि डायमंड का कितना होता है कितना नहीं होता। हम ये ऐसा बोले कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन डायमंड एंड वाटर। आपको ये बता रहा था मैं कि डायमंड के बारे में हमें नहीं पता कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। हमें वाटर का पता है, वाटर का हमें पता है क्योंकि हमें नॉर्मली बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है। वाटर के बारे में स्पीड ऑफ लाइट जो है नॉर्मली हमें लिखी हुई मिल जाती है। एयर के बारे में तो हम सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं किसके बारे में? रेशियो निकालते हैं हम सबसे पहले एयर और डायमंड के बारे में। डायमंड और वाटर बाद में निकालेंगे, एयर और डायमंड के बारे में निकाल लें, फिर जो रेशियो आएगा उसके रिस्पेक्ट पे हम लोग वाटर का भी निकाल लेंगे। हम ये मान के चलते हैं हमें डायमंड और वाटर का दोनों का ही नहीं पता है, हमें केवल लाइट की स्पीड जो है वो एयर की पता है। कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो हम सबसे पहले निकालते हैं सोल्यूशन इसका। तो हम रिलेशन निकाल लें सबसे पहले। रिलेशन किसका निकाल लें हम लोग सबसे पहले रिलेशन जो निकालने वाले हैं वो रिलेशन हम निकालेंगे एयर और डायमंड के बीच का। ए फॉर एयर और यहाँ पे डायमंड लिख लेते हैं। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी?
3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डायमंड के हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड v का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका है डायमंड का है, तो डायमंड लिख लिया हम लोगों ने ताकि हमको कंफ्यूजन ना होने पाए। अब देखिए डायमंड तो हम लोगों ने लिख लिया, तो अब स्पीड ऑफ लाइट और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 3 × 10⁸, ठीक है। डायमंड का निकालना है, ए और म्यू जी इन दोनों के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.4, या आपको याद रखना है इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना होता है 2.4। वी डायमंड का जब हम लोग निकालेंगे तो 3 × 10⁸ देखिए 2.4 हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2.4 को अगर सॉल्व करें, इसका पॉइंट हटा दें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, फिर ऊपर क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई, 10⁹ हो जाएगा। अब 3 8 या 10⁹ होल अपॉन 8, अब इसको भी सॉल्व करिए अगर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होल अपॉन 8, 2 4 और 2 5 इक्वल्स टू 5/4 × 10⁸। इसको भी अभी सॉल्व करना है। अभी हम इसको भी सॉल्व करते हैं, अगर 5/4 × 10⁸ कितना आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.25 × 10⁸, 1.25 × 10⁸। अब ये अभी हम लोगों ने किसका रिस्पेक्ट, अभी हम लोगों ने जो स्पीड ऑफ लाइट निकाली थी वो किसकी निकाली थी, डायमंड की निकाली थी। अब हम निकाल लेते हैं किसके बारे में, वाटर के बारे में। वाटर का निकाले तो अब कैसे निकालेंगे, एयर के रेस्पेक्ट पे हमें निकालना होगा, ये आपको याद रखना है, एयर के रेस्पेक्ट पे निकालेंगे। फिर से वही चीज, वाटर था W = 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट होल अपॉन स्पीड ऑफ वाटर, होल अपॉन स्पीड ऑफ वाटर। तो V वाटर का अगर निकालेंगे तो अब इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4, एयर और वाटर कितना होगा, ये आपको याद रखना है 3/4, कितना होगा 3/4। तो 3/4 का मतलब 3 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁸ होल अपॉन 4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 2.25 × 10⁸। अब देखिए दोनों की स्पीड ऑफ लाइट हमें पता चल गई है, वाटर में भी पता चल गई है और डायमंड की भी पता चल गई है। तो अब इजीली आप लोग इस दोनों के रिस्पेक्टिव क्या लिख सकते हो, दोनों का आप रिस्पेक्टिव इंडेक्स बता सकते हो या दोनों का स्पीड ऑफ लाइट बता सकते हो। ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो पिछली वीडियोज हैं वो आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी, या मैं इस चैनल के लास्ट पे डिस्क्रिप्शन पे उन सभी वीडियोज की लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।